नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश में कल उपचुनाव में 4 सीटों पर मतदान होना है। आज की रात प्रत्याशियों की धड़कनें बड़ी होंगी, सांसें थमी होंगी और वोटर्स की निगाहें जमी होंगी। जब धड़कनें बड़ी होती हैं तो भगवान याद आते हैं। दरअसल आपको बता दें कि कल मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 3 विधानसभा सीटें हैं और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा। खंडवा की वो लोकसभा सीट है जिस पर वोटिंग होनी है और 3 विधानसभा जिनमें पृथ्वीपुर, रैगांव और जोवट हैं। अब सभी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और सांसें थमी हुई हैं। कल क्योंकि वोटिंग होनी है, वोटर्स तय करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। लेकिन उससे पहले आज हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि कल मतदान का दिन है। इससे पहले आज की रात कैसे कटेगी और साथ ही जो वोट की अपील जनता से नेताओं ने की है और जिस तरीके से वादों की झड़ी लगा दी है, दावे जिस तरीके से किए गए हैं, उन पर कितना वो खरा उतरेंगे और किस तरीके से उनको पूरा किया जाएगा। आज कल के उपचुनाव को लेकर चर्चा बड़ी बहस में। पार्टी की सरकार ने जो बेहतर काम किया है और हर गरीब के जीवन को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज हम कह सकते हैं कि न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं और प्रतिष्ठापूर्ण जीवन हर परिवार का एक अधिकार है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी गरीबों के कल्याण, उनके जीवन को बदलने के लिए प्रतिबद्ध होकर के हर प्रकार से कदम उठा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का जो सपना इस देश को दिया, उस अंत्योदय के लक्ष्य पर जिन बातों का मैंने उल्लेख किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत जैसे कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाए हैं, तो 2023 तक का संकल्प है कि जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के माध्यम से गांव-गांव से जोड़ा, लेकिन भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि हर गांव 2023 तक हर घर को नल और हर घर को जल का जो नारा दिया है, इसको चरितार्थ करके पूरे भारत का एक एक गांव में पानी पहुंचाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री का है। इसी कड़ी में कल मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने गरीब कल्याण की एक महत्वपूर्ण योजना को जो मंजूरी दी है। मैं मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ से ऊपर जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस बात के लिए मध्य प्रदेश की सरकार को मैं धन्यवाद। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। सीधा आपका परिचय करा दूं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से गोविंद बालू जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में सर। साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता है योगेश गुप्ता जी, आपका स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। शुरुआत गोविंद बालू जी आप ही के साथ में कर रहा हूं। तारीख नजदीक आ गई है और सिर्फ 1 रात का समय बाकी है। किस तरीके से धड़कनें बीजेपी के नेताओं की, प्रत्याशियों की बढ़ी हुई है? बड़ी नहीं है, सामान्य है जी। धड़कन उन लोगों की बढ़ेगी जो जनता से आंखें चुराते रहे हैं, जनता के साथ छल कपट करके रहे हैं। हम जनता के सरोकार से जुड़े रहे हैं, जनता से सीधे आई कनेक्ट भी हैं और फिजिकल भी कनेक्ट हैं। हम उनकी आंखों से ओझल नहीं हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर मंत्री, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, वे सब जनता के बीच में, जनता के साथ संवाद के रूप में कायम हैं और इसलिए हम पूरी तरह से इस बात के लिए आश्वस्त हैं, भरोसेमंद हैं
कि हम चारों ये जो उपचुनाव की सीटें हैं, 3 विधानसभा 1 लोकसभा, एक बड़े अंतर के साथ, बड़े जनता के प्रतिसाद के साथ, अनुकूल प्रतिसाद के साथ हम विजयी होंगे और कांग्रेस को फिर जनता दिखा देगी कि 60 साल आपने जो किया और फिर 15 महीने आपको मौका दिया, तब आपने किया। अब आपके वादों पर और दावों पर एतबार हम नहीं करते, हम उनके साथ चलेंगे जो इस प्रदेश की और देश की तरक्की में हमको हमसफर बनाकर हमको कदमताल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, योगेश गुप्ता जी, आपको कमेंट में चाहूंगा सर, कल वोटिंग होनी है, क्या कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की धड़कनें इस वक्त बढ़ी हुई हैं? कैसे नींद आएगी सर आज की रात? नहीं पराग जी, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। आज की रात कत्ल की रात होती है किसी भी प्रत्याशी के लिए। गोविंद मालू जी की कथनी और योगेश जी, अगर आप म्यूट हैं तो प्लीज अनम्यूट करिए सर। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? चलिए, लगता है योगेश जी की आवाज नहीं आ रही है। योगेश जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हेलो, आपकी मिल रही है मुझे। जी योगेश जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं अब। आवाज आ रही है मेरी? जी पराग जी, देखिए, निश्चित रूप से चुनाव के एक दिन पहले की रात संघर्ष और कत्ल की रात कही जाती है किसी भी चुनावी मेला में। गोविंद जी की जो बॉडी लैंग्वेज है और उनकी जुबान है वो आपस में मेल नहीं खाती हुई है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के दावे की कि चारों सीट ये जीतेंगे, किस आधार पर गोविंद मालू जी कह रहे हैं? इनके प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी को इन उपचुनावों में केंद्र की योजनाओं का गुणगान करना पड़ रहा है। मतलब 17 साल से प्रदेश के मुखिया शिवराज जी की कोई उपलब्धियां नहीं। इन शिवराज सिंह चौहान जी को मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 के विधानसभा चुनाव में सिरे से खारिज कर दिया था। षड्यंत्र पूर्वक भ्रष्टाचार के माध्यम से उपार्जित धनोपार्जन से इन्होंने सरकार गिराई और पुनः उस कुर्सी पर काबिज हो गए, जिसको जनता नकार चुकी थी। आज का ये जो उपचुनाव है, ये इसमें जो मुख्य मुद्दे हैं वो कमर तोड़ महंगाई, बढ़ती पेट्रोल डीजल गैस खाद्य तेल की कीमतें, रसोई घर का बढ़ता हुआ 25 से 30% का खर्चा, ये मुख्य मुद्दे हैं। ये गरीबों की बात करते हैं। मैं आप पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। 2014 में मनमोहन सिंह जी ने जब मोदी जी को सत्ता हस्तांतरित की थी तो 48 करोड़ गरीब थे देश में जी। अभी मोदी जी ने सार्वजनिक मंचों से एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा बोला 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को हमने अन्न जन योजना का लाभ दिया। मतलब 32-38 करोड़ गरीब बढ़ गए पिछले 7 साल में। ये गरीबों के प्रति इनके क्रियाकर्म है। आज रोजगार है नहीं, युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, जनता में हाहाकार है। किस आधार पर? हाँ, एक आधार जरूर जो अभी पिछले कुछ दिनों में नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश शासन के मंत्री चुनावी क्षेत्र में प्रतिबंध के बावजूद, आचार संहिता के बावजूद वहां घूमते हुए प्रचार करते हुए पाए गए और उनके सांसद और मंत्रियों के खिलाफ FIR तक लॉन्च हुई है। और आज के ताजा करंट वीडियो में कई भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और महामंत्री ये दावा कर रहे हैं कि हम बूथ लूटेंगे, 70 के 70 बूथ लूटेंगे। तो इस प्रकार के हथकंडों के माध्यम से अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है तो इसका स्पष्ट प्रमाण है कि ये लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अवमूल्यन किया जा रहा है और जनता के जनादेश का अपमान किया जा रहा है। ठीक है गोविंद जी, मैं चाहूंगा सर आप जवाब दें, क्योंकि एक बार फिर से कुछ उसी तरीके के आरोप बीजेपी के ऊपर लग रहे हैं जो इससे पहले चुनावों में लगते रहे हैं। किस तरीके के हथकंडों का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं या जो बयानबाजियां सामने आ रही हैं उनको लेकर क्या कुछ आपका कहना है? आपकी पार्टी के नेताओं की टिप्पणियों को लेकर सीधा आरोप योगेश गुप्ता जी का है। योगेश गुप्ता जी की मजबूरी है कि कांग्रेस की आला कमान ने एक स्क्रिप्ट लिख दी है कि हार रहे हैं, इसलिए अभी से उसका शोर मचाना शुरू कर दो जी। EVM लूटी जा रही है। ये जो लूटा पार्टी का काम था, ये कांग्रेस के जमाने में बूथ पर कब्जा कर लेते थे, अपना हिसाब से बैलेट पर उस पर ठप्पा लगाते थे। अब ये संभव नहीं है। अब इतना ट्रांसपेरेंट हो गया है इलेक्शन का पूरी पद्धति, पूरी प्रक्रिया कि अब इसमें कोई भी छेंक की कोई बात नहीं होती। इसलिए
ये तो आरोप निराधार है। जब ये जीतते हैं, दमोह में जीते, तब क्या हुआ था, वो बूथ नहीं लूटे गए। मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस केवल मुद्दे पर बात करे और जनता का जो उनके प्रति कोई भी जो छोड़ा बोड़ा झुकाव बचा है उसको सहेज कर रखे। ये शोर मचाने से कि वो बूथ लूट लेंगे ये हो जाएगा, क्योंकि ये पराजय की पहली स्क्रिप्ट और ये उन्होंने मजमून लिख दिया है अभी से। अब कल तक ये कल भी मतगणना के समय भी जब डिबेट होगी अलग अलग चैनल पर, तब ऐसी भाषा का उपयोग इनके सारे प्रवक्ता करने वाले हैं। जहां तक बाकी मुद्दों का सवाल है, जनता इनको भी परख चुकी है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के रेजिम को भी देखा है। ये मनमोहन सिंह जी की बात कर रहे हैं, अगर 10 साल मनमोहन जी ने कोई करिश्मा किया होता तो आज उनका नाम लेते, उनके पोस्टर लगाते। दिग्विजय सिंह जी ने 10 साल में कुछ किया होता तो उनके पोस्टर लगाते। वो तो यही है, पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं, उनको तो घुमाते। लेकिन इन्होंने इनको रखा है अपने किसी अजायब घर में बंद, और उसके बाद ये नई बातें कर रहे हैं महंगाई की, इनकी उनकी। जो कांग्रेस के रेजिम को जानते हैं कि कांग्रेस के भूखे बेल खा गए, शक्कर पी गए। चलिए बेल जोड़ी के जमाने की बात कर रहा हूँ, ये 1960-70 के दशक की बात कर रहा हूँ। तब ये नारा चलते थे। और उसके बाद आज तो देखिए वैश्विक स्थितियां हैं, कई चीजों में रेट बढ़े थे तो कम भी हुए हैं। कोरोना काल था, आयात निर्यात की कई सारी दिक्कतें थी, हमें प्रतिबंध थे, लेकिन हमने उन पर नियंत्रण पाया है। तो ये केवल वैश्विक स्थितियों का आकलन तो सारे देश को भी है और विश्व की स्थितियों का आकलन है। ये भ्रष्टाचार जो इन्होंने किया 10 साल, तो मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल तो अभी ताजा है। इसके पहले क्या थे, इससे जेट के घोटाले किए। ये भ्रष्टाचार में जो राजस्व की पूरी ये रकम ये लोग डगार गए हैं, ये जनता जानती। उसके कारण इनके समय जो महंगाई बढ़ी, लेकिन हमने नियंत्रण में की महंगाई को। और किसी भी अगर चीज में, किसी वस्तु में उपभोक्ता वस्तु भाव बढ़े हैं, उनको भी हमने नियंत्रण की, लोगों को कोई तकलीफ, स्कैर्सिटी नहीं आने दी। ठीक है सर, योगेश गुप्ता जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं, बोले सर। एक बार फिर से कांग्रेस की नीतियों को लेकर सवाल। देखिए, गोविंद मालू जी ने बोला कि हमने कुछ चीजों की कीमतें कम करी है, काबू में करी है। कोई 5 चीजों के नाम बताए जिनकी कीमतें गोविंद मालू जी आपकी सरकार ने कम करी है। 2010 में मनमोहन सिंह जी 2014 में जो सत्ता छोड़कर गए थे ना, उनके कार्यों के रिबन आपके मोदी जी ने 5 साल तक काटे, 2014 से 19 तक। और आज जो वो देश की धरोहरों को एक के बाद एक बेच रहे हैं ना, इन सारी धरोहरों को कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने बड़ी मेहनत और मशक्कत से बनाया था, जिनके माध्यम से युवाओं को रोजगार मिलता था। आपके कार्यकाल में, मोदी जी के कुशासन में 60 वर्षों में बेरोजगारी की दर सर्वोत्तम है, 43% है। आर्थिक रूप से देखा जाए तो जीडीपी आज -17 पे है। मनमोहन सिंह 8.29 पर छोड़ के गए थे प्लस में, आज माइनस में है। तो आप कांग्रेस की सरकारों से तुलना करना छोड़िए, और ये तेल और घी का जो 1960 का आप नारा सुना रहे हो ना, इससे जनता भ्रमित नहीं होने वाली। योगेश जी, 10 रुपए लीटर तेल मिलता था, 25 रुपए लीटर घी मिलता था। ठीक है योगेश जी, मैं एक सवाल बीच में उठाना चाह रहा हूं, क्या केंद्रीय मुद्दों को लेकर इस चुनाव को जीता जा रहा है? देखिए, केंद्र के कोई मुद्दे हैं ही नहीं वास्तविक रूप से देखा जाए तो। प्रधानमंत्री आवास योजना में अरबों रुपए का घोटाला, सिर्फ टूटे फूटे शौचालयों के अलावा मोदी जी ने देश को कुछ दिया नहीं। महंगाई चरम पर है, युवा बेरोजगार है, बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, कुपोषण के मामले में नंबर 1 है, किसानों की आत्महत्या के मामले में नंबर 1 है। 11 महीने से देश का किसान परेशान है, 700 से ज्यादा किसान टिहरी बॉर्डर पर मारे जा चुके हैं। किसानों को कुचला जा रहा है, आदिवासियों को जमीन के अंदर गाड़ा जा रहा है, उनकी बच्चियों को छेड़ा जा रहा है। यही तो मुद्दे हैं सर योगेश जी, यही तो मुद्दे जो आप गिना रहे हैं। आप इन्हीं मुद्दों को लेकर क्या इन 3 विधानसभा और 1 लोकसभा को जीतना चाह रहे हैं उपचुनाव में? स्थानीय मुद्दे भी तो सर आपके होंगे ना कांग्रेस पार्टी के। यही मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम करेंगे और 2023 की दिशा और दशा निर्धारित करेंगे। शिवराज जी, इन उपचुनाव के बाद उनकी विदाई सुनिश्चित है। आप लिखवा लीजिए मुझसे पूरी जिम्मेदारी। ये तो सर वही बात हो गई ना योगेश गुप्ता जी, जैसे बीजेपी हर चुनाव में मोदी जी का चेहरा सामने ला देती है, ऐसे आप किसी भी चुनाव में केंद्र के मुद्दों को सामने ला रहे हैं, तो आप तो फिर मान रहे हैं कि आप मोदी ही चेहरा है। आप स्थानीय मुद्दों को भी ऐड करिए ना सर।
ये सारे जो मैंने मुद्दे गिनाए केंद्रीय थोड़ी है, स्थानीय है भाई। जहरीली शराब कांड पे ये 150 से 200 लोग मारे गए। उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, मुरैना ये जिले थे। और आदिवासी बलात्कार के मामले में नेमावर, नीमच, बालाघाट की घटनाएं, ये मध्य प्रदेश के ही तो मुद्दे हैं। ठीक है। और महंगाई पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में है। ठीक है, महंगाई पूरे देश का मुद्दा है। ठीक है। गोविंद मालू जी जवाब दीजिए सर। गोविंद मालू जी, देखिए किस तरीके से केंद्र के मुद्दे इस वक्त हावी हैं, प्रदेश के मुद्दों को उठाया जा रहा है। कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो आपको सिर्फ बाकी राज्यों में नहीं, मध्य प्रदेश के इन चुनावों में भी घेरा जा रहा है। 30 सेकंड में एक बात और बोलना चाहूंगा। बोलिए। जिन उप क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं, उन क्षेत्रों का जो नागरिक है वो आज मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ना उसके पास सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है। आखिर किस आधार पर 17 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों पे शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता दावे कर रहे हैं? हमने वहां चुनावी क्षेत्रों में जाकर दौरा किया है, अपनी आंखों से देखा है कि वहां का नागरिक कितना हैरान और परेशान है कि 17 वर्षों से हमको किस प्रकार बेवकूफ बनाया गया। ठीक है, गोविंद जी जवाब दीजिए सर। इनकी जब सरकार थी दिग्विजय सिंह की, तब जो 10 साल का 11 साल का किशोर था वो आज युवा हो गया है। उसको मालूम है कि अंधेरे में कैसे पढ़ाई की उसने, गड्ढों में उसकी साइकिल कितनी बार पंचर हुई, और उसको मालूम है कि पानी के लिए उसको तरसना पड़ा, नल में कोई पानी नहीं आता था। देखिए क्या है, ये जो काल्पनिक दृश्य खड़ा करती है ना कांग्रेस, इतने लोगों का कोई सरोकार नहीं, इनके चश्मे से। अब आपकी बात हो गई, मेरी बात सुन लीजिए भाई, मेरे सुन लीजिए सर, मैं आ रहा हूं। ये इनके चश्मे से, इनकी भाषा में कोई न बोल रहा है, न इनके चश्मे से कोई देख रहा है, अपने अनुभव से तो समझ रहे हैं। ये कितना भी शोर मचाए, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। और ये तो परेशान है शिवराज सिंह चौहान से, नरेंद्र मोदी से। ये कैसे विदाई हो जाए, रोज माला जपते हैं कि इनकी विदाई होने वाली है। अरे इनकी विदाई होने से भारतीय जनता पार्टी की विदाई थोड़ी हो जाएगी भाई। ये कोई हमारे यहाँ आपकी जैसी सल्तनत नहीं है गांधी परिवार की। हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ जो लीडर है वो लीडर 15 महीने बाद फिर आ गए शिवराज जी, और आपको 28 उपचुनाव में चारों कोने चित कर दिया। फिर इनको शिवराज सिंह चौहान की विदाई कर देंगे। ये आपके यहाँ तो लीडर ही नहीं है, कमलनाथ जी को हटाने वाले कमरे में तो डाला है, और यहाँ तो फ्रेंचाइजी दे दी। देखिए शिवराज सिंह चौहान ही रहेंगे मुख्यमंत्री। आप सपने देखना छोड़िए, आप तो ये देखिए कि कांग्रेस की जो फ्रेंचाइजी दे रखी है उसमें आप लोगों की भागीदारी कितनी है। जनता के बीच में जो आपके नेता नहीं जा रहे हैं वो कैसे जाएंगे, क्यों मुंह छिपा रहे हैं, मुद्दे की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तर्कपूर्ण बात करिए। ठीक है, तर्कों का कोई जवाब नहीं। ठीक है योगेश जी, ये कह रहे जनता को नहीं दिख रहा है जी। अरे जनता को तो आधारभूत संरचना, सामाजिक सरोकार की योजनाएं, सीधा लाभ उसके खाते में, लड़कियों की शिक्षा, स्कूल, उसके अलावा साइकिल, लैपटॉप, कन्याओं का विवाह, बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा पर ले जाना, ये सब चीजें, गरीबों को पट्टे देना, गरीबों को मकान बना के देना, सब चीजें उसने अनुभव की है। ये केवल कल्पना में कोई चित्र बना के, इन्होंने कोई पैम्पलेट बना के बांट के, और हमने उस पर सपने नहीं दिखाए, हमने सपने दिखाए तो पूरे किए, और उन सपनों को पूरा होते देख के जनता हमको उस प्रतिसाद के हो गई। आपकी बात हमें चुनाव जीता रही है। इसीलिए ये जो इनको भाषा शैली अगर जनता की समझ में आती, मेरी समझ में आ रही है, तो इनको आत्ममुग्धता के लिए ये समझ रहे हैं। इनको अभी 2 तारीख को जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन आप बिठाना। ठीक है योगेश जी, इसका जवाब देना चाह रहे हैं। योगेश जी जवाब दीजिए आप। और सवाल ये भी है ना कि सर 28 सीटों पर जब उपचुनाव हुए थे तब भी आप लोगों ने बहुत सारे वादे किए थे, और अगर इन सीटों पर जीत भी जाते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, तो कैसे आप लोग उन सीटों पर काम कर पाएंगे सर? सरकार तो बीजेपी की है। देखिए पराग जी, मैं आपकी प्रश्न से पहले मालू जी की बातों का जवाब देना चाहूंगा जी। इन्होंने फ्रेंचाइजी की बात करी। फ्रेंचाइजी के से तात्पर्य मालू जी का शिवराज सिंह चौहान से 17 साल से पूरे भारतीय जनता पार्टी में एक ही नेता है फरमान में, उसी को मुखिया बनाएंगे, जबकि जनता उसको कुर्सी से उतार चुकी 2018 में। एक बात, केंद्र में मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे,
अमित शाह जिसको चाहेंगे वैसा नाच नचाएंगे, कभी भी मुख्यमंत्री को कुर्सी से उतार देंगे, किसी दूसरे को बिठा देंगे, पूरा कैबिनेट ही बर्खास्त कर देंगे। तो ये फ्रेंचाइजी इन लोगों के यहाँ चल रही है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन आज भी किया जाता है। और ये गरीबों की बात करते हैं, आज ये गरीबों की बात करते हैं, गरीबों की थाली से इन्होंने गरीबों की थाली से इन्होंने नमक तक छीन लिया। नमक, कमलनाथ देखिए आप बीच में बोल रहे हैं, ये डिबेट की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। गोविंद जी मैं आ रहा हूँ आपके पास और समय भी कम है, तो प्लीज जल्दी से कंक्लूड करें योगेश जी। गोविंद मानो जी डिबेट की मर्यादा को पालन कीजिए, आप काफी वरिष्ठ हैं, गोविंद जी ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती है। गोविंद जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, योगेश जी कंक्लूड करें सर, समय भी कम है। आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने आज गरीब की थाली से नमक भी छीन लिया है, उनका स्वाद छीन लिया है। आज नमक का पैकेट 25 रुपए का है। आपको मालूम ही क्या है हकीकत? आप एसी में बैठकर मुंह चलाते हो और कुछ नहीं, यथार्थ से परे हो आप लोग। भ्रष्टाचार से उपार्जित धन के ऊपर अहंकार से भरे हुए लोग भारतीय जनता पार्टी के आज ये सोच बैठे हैं कि हम जो करेंगे वही जनता मानेगी। ऐसा कदापि नहीं होना। 2 तारीख को शिवराज सिंह चौहान जी 3 तारीख की विदाई सुनिश्चित है। आपको मैं लिख के देता हूँ पूरी गारंटी के साथ, चारों उपचुनाव हम जीतेंगे। उसका कारण है आज जनता अपने लिए वोट करेगी, ना भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करेगी, ना कांग्रेस के लिए वोट करेगी। ठीक है योगेश जी, ठीक है, आप लोग अपने आप में मस्त है। ठीक है गोविंद जी, योगेश जी ने बता दिया कि चारों सीटें कांग्रेस के पाले में जाने वाली हैं। एक फाइनल कमेंट आपका सर इस पर। देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सपने दिखाने में और झूठ बोलने में भी ये नहीं सोचते कि किसी को क्या समझ में आएगा कि नहीं। जनता आज ही डिबेट देख रही है। इन्होंने कहा कि 3 तारीख को शिवराज सिंह चौहान चले जाएंगे, इनकी सरकार बन जाएगी। 3 सीट अगर 3 सीट विधानसभा की है तो कौन सी सरकार बन रही भाई आपकी? ये झूठ मत परोसिए। और ये जो सपने आप देखिए 2 को। योगेश जी प्लीज सर, समय नहीं है आप। योगेश जी प्लीज मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट के लिए आ रहा हूँ आपके पास। किसी को मुंह छुपाने के लिए। गोविंद जी कितनी सीटें हैं सर, कितनी सीटें? इस हार जो होगी आप लोगों की, उसके बारे में आपको जवाब देते नहीं। ठीक है हार होगी, लेकिन योगेश जी, ठीक है योगेश जी एक फाइनल कमेंट इस पर जो अभी गोविंद जी ने कहा कि कैसे 3 तारीख को और जाएंगे शिवराज सिंह चौहान, बहुत जल्दी फाइनल कमेंट। दमोह का उपचुनाव, ये तो रोज सपने देख रहे हैं। दमोह शिवराज जी की छाती में मूंग डालेंगे। इसके पहले शिवराज जी के पिछले कार्यकाल में 13 से 18 के बीच में भी हमने 11 उपचुनाव जीते थे। कांग्रेसियों के सपने, चारों उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। उसकी वजह है ठीक है आज समय इतना ही है सर, समय अब इतना ही है मेरे पास, समय इतना ही है मेरे पास। गोविंद मालू जी और योगेश गुप्ता जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर, आप लोग जुड़े, इंडिया न्यूज में आपने हिस्सा लिया और आपने अपना कीमती समय दिया। तो कल वोटिंग है और आज की रात बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है नेताओं के ऊपर, खासकर प्रत्याशियों के ऊपर। कैसे उनको नींद आज आ पाएगी, क्योंकि आज बहुत ज्यादा सोचने का विषय भी है कि कल क्या जनता अपना फैसला देती है। क्योंकि जब फैसला ईवीएम में कैद होगा तो 2 तारीख को मतगणना होगी और सबको 2 तारीख का इंतजार भी है। ये पब्लिक है और आज हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो नेता अपने वादे कर रहे थे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर, उन पर जीतने के बाद खरा उतरे ताकि आम जनता खुद को ठगा सा महसूस ना करे और स्थानीय मुद्दों पर भी जोर दिया जाए तो बेहतर होगा, जिसकी उम्मीद लोग भी कर रहे हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहिए।